हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि अब हम जानते हैं कि हमारा टर्म 2 के एग्जाम चल रहे हैं और टर्म 2 के एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम हमारा जो बिजनेस स्टडी का आने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं स्टाफिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ बिजनेस स्टडी से। तो गाइस इसको बड़े ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं केस स्टडी के ऊपर। तो गाइस केस स्टडी जो आपके सामने है स्क्रीन पर, ये मैं 2-3 केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं केस स्टडी नंबर 1 पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे इस केस स्टडी को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, मिस जयश्री रिसेंटली कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मैनेजमेंट में उसने एक डिप्लोमा किया है। ए लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच एम्प्लॉयज 800 पर्सनस अपॉइंटेड हर एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मतलब उसको HR मैनेजर बनाया है जहां पर 800 के आसपास पर्सनस को रिक्रूट करना है, अपॉइंट किया जाता है। मिस जयश्री हैज बीन गिवन कंप्लीट चार्ज ऑफ द कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसको HR डिपार्टमेंट का कंप्लीट जो दिया हुआ चार्ज दिया हुआ सो दैट कि 800 जो पर्सनस है उसकी रिक्रूटमेंट बेटर वे से कर सके। द कंपनी हैज एन एक्सपेंशन प्लान इन द हैंड विच में रिक्वायर 200 पर्सनस, मतलब कंपनी और आगे एक्सपेंड कर रही है जिसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको 200 पर्सन चाहिए फॉर वेरियस टाइप ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट। अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट के लिए उसको 200 और पर्सनस चाहिए। मतलब 800% अपॉइंटेड किए हैं और 200 और पर्सनस की रिक्वायरमेंट है। तो गाइस यहाँ पे ये केस स्टडी दी हुई, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको पीछे साथ में एंड पे आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन अबाउ केस। तो इस केस में कौन सा जो स्टेप है वो इन्वॉल्व होगा इस वाले जो केस स्टडी में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टाफिंग चैप्टर की। तो ये जो केस स्टडी है ये बेसिकली स्टाफिंग से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, क्योंकि रिक्रूटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने जब भी ऐसे केस स्टडी आए आपने पैराग्राफ को पढ़ते हुए साथ ही आइडिया लगाना है कि ये कौन से चैप्टर को बिलोंग करती है, तो क्या चैप्टर को बिलोंग करती है, सेकेंडली कौन सा टॉपिक इसमें डिस्कस किया गया है, तभी आप इस केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, 200 और पर्सनस की रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, तो रिक्रूटमेंट का मतलब एस्टिमेटेड मैन पावर की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन द अबाउ केस। इस केस में एस्टिमेशन की बात हो रही है कि फ्यूचर में 200 पर्सनस को रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट्स एस्टिमेशन, यस एस्टिमेशन मैन पावर रिक्रूटमेंट। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो एस्टिमेशन जो है रिक्वायरमेंट जो है मैन पावर की, वो उसकी एस्टिमेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ये फंक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है पार्ट बी, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच, आगे अगर आपको गाइस अगर पूछा भी जाए कि वो कंसेप्ट के बारे में बताओ तो उसकी डिटेल में आपने उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देना है बेटर वे से, सो दैट आप वहाँ पे 2-3 लाइनें लिख देनी है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर जस्ट वहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है तो फिर आपने जस्ट उस स्टेप के बारे में ही बताना है। नेक्स्ट जो बात की गई है पार्ट बी क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल हेल्प इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेप जो है वो कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है एस्टिमेशन मैन पावर रिक्रूटमेंट में या रिक्वायरमेंट में। तो गाइस इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा वर्कलोड एनालिसिस, कि कितना वर्कलोड है। वर्कलोड एनालिसिस जो कंसेप्ट है वो इसमें यूज होगा, क्योंकि वर्कलोड एनालिसिस जो कंसेप्ट होता है वे हेल्प करता है डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, फ्यूचर में कितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं, कितना वर्कलोड इंडस्ट्री में चल रहा है। मान लो एक इंडस्ट्री में वर्कलोड 20 पर्सन का है, अभी एट प्रेजेंट वहां पे 10 पर्सन रिक्वायर्ड है, तो मतलब 10 पर्सन मोर रिक्वायर्ड है। तो मतलब वर्कलोड से हमें आइडिया लगता है, वर्क लोड एनालिसिस से,
कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, उसी काम को, टास्क को बेटर वे से, राइट वे से परफॉर्म करने के लिए। तो गाइज मान लो एक साइकिल बनाने की इंडस्ट्री है, साइकिल बनाने की एक कंपनी है, उसमें डेली जो 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो डेली 20 वर्कर्स किसी एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो वो डेली 20 वर्कर्स हैं वो 30% का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्कलोड 10% का है। तो वर्कलोड एनालिसिस से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स इन फ्यूचर रिक्वायर्ड हैं सेम टास्क को बेटर वे से परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 10%। तो बेसिकली ये वर्कलोड एनालिसिस इसका बी का आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। सी क्वेश्चन क्या पुट करता है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट 2 स्टेप्स इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई इन पार्ट ए टू फुलफिल द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द 200%। तो गाइस बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें बेसिकली कौन सा पहला स्टेप तो यही होता है, एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला स्टेप है कि कितनी एस्टिमेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो उसके बारे में जानना। तो उसके बाद आगे के 2 स्टेप कौन से होते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप होता है, सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है रिक्रूटमेंट का। यस, एस्टिमेशन के बाद होते हैं एक्चुअल रिक्रूटमेंट के लिए काम किया जाता है। फिर जो थर्ड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन का। तो रिक्रूटमेंट के बाद जो सिलेक्ट किए जाते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट टास्क। तो नेक्स्ट 2 स्टेप जो उन्होंने पूछा है वो आंसर आएगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इस तरह गाइस मैंने आपके साथ ये फर्स्ट केस स्टडी शेयर की, जिसमें मैंने बेटर वे से आपको बताया कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक और केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी क्या दी हुई है, 2nd नंबर केस स्टडी है। आकांक्षा, निकिता एंड प्रिश्मा आर द ओनर्स ऑफ ए हैंडीक्राफ्ट यूनिट। एक हैंडीक्राफ्ट यूनिट के 3 ओनर्स हैं, ठीक है, इन द अर्बन एरिया ऑफ द डिब्रूगढ़ इन असम। असम के अर्बन एरिया में 3 जो पार्टनर हैं वो ओनर्स हैं, वो हैंडीक्राफ्ट यूनिट चला रहे हैं। विच इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द शीतल पट्टी, ट्रेडिशनल मैट्स एंड जैपी, द ट्रेडिशनल हेड गियर। तो ट्रेडिशनल हेड गियर और जो ट्रेडिशनल मैट्स हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द रूरल एरिया। बेसिकली ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल के कारण वो अर्बन एरिया को छोड़ के रूरल एरिया में शिफ्ट करना चाहते हैं, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी टू द लोकल्स। तो बेसिकली वो दे आर डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम द अर्बन एरिया टू द रूरल एरिया सो दैट कि एक तो कॉस्ट कम हो सके, रूरल एरिया में चीपेस्ट लेबर मिल जाएगी, सेकेंडली प्रोवाइडिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी टू द लोकल्स। तो लोकल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का भी उनका टारगेट है, इसलिए भी वो शिफ्ट होना चाहते हैं। दे फॉलोड द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, विद द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वो फंक्शनल बात को ध्यान में रखते, फंक्शनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। दे असेस्ड एंड एनालाइज द टाइप ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। तो गाइस यहीं से हमें आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड की बात हो रही है, मींस स्टाफिंग की बात हो रही है, स्टाफ रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो गाइस जब भी केस स्टडी आएंगी एग्जाम में तो मिक्स केस स्टडी आएंगी, आपने वहीं से आइडिया लगाना है कि ये किस टॉपिक की बात हो रही है। तो यहां से हमें आइडिया लग जाता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रिक्वायर्ड है उसकी एस्टिमेशन की बात हो रही है। कीपिंग इन माइंड दैट दे हैड टू एनकरेज द वुमेन को रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, एंड द पीपल एंड द विद द स्पेशल नीड्स बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो लोग हैं उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए वुमेन को रिक्रूट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना चाहते हैं। तो ये 3-4 बातें यहाँ पे इस केस स्टडी में की गई हैं। तो इस केस स्टडी को स्टडी करने के बाद थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि क्या इसके बारे में बात की गई है। तो अब हम क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट विल बी अंडरटेक दैट विल हैव टू अंडरटेकन फॉर द ऑब्टेनिंग ए सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। गाय तो यहीं से डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग निकल आती है, सेटिस्फाइड वर्कफोर्स के लिए फॉर हैंडीक्राफ्ट यूनिट ऑब्टेनिंग सेटिस्फाइड मतलब अच्छे रिक्रूटमेंट करनी, अच्छे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए कौन से 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो हमें बताने हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला स्टेप जो आता है
स्टाफिंग में वो आएगा रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट करना है सेटिस्फाइड वर्क फोर्स के लिए, एक बेटर वर्क फोर्स के लिए रूरल एरिया में जब शिफ्ट किया है। तो फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज रिक्रूटमेंट। सेकंड जो स्टेप इन्वॉल्व होगा दैट विल बी सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होती है, और जो थर्ड स्टेप आता है दैट इज प्लेसमेंट। तो मतलब पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद आएगी सिलेक्शन, रिक्रूट करने के बाद सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की जाती है, मतलब राइट पर्सन को राइट टास्क पर प्लेस करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओरिएंटेशन मींस इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओल्ड एम्प्लॉयज जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन की जाती है, सो दैट कि दोनों के बीच में सेटिस्फाइड वर्क फोर्स हो और सेटिस्फाइड वे से वो दोनों एम्प्लॉयज न्यू और एज वेल एज ओल्ड वन दोनों बेटर वे से काम कर सकें। तो ये है केस स्टडी नंबर 2 जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो गाइज इस तरह आपने केस स्टडी को पढ़ते हुए उसके आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट जंप करते हैं केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी 3 क्या कहती है उसको भी देख लेते हैं, सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाके ये जो स्टाफिंग चैप्टर है उसकी। तो गाइज केस स्टडी 3 क्या कहती है, देयर वर 2 वैकेंसीज। तो वैकेंसी से ही आइडिया लग जाएगा कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, स्टाफिंग के बारे में। ओके, देयर वर 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ज्ञान इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड पर्थ, एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है आइडेंटिफाई वन सुटेबल कैंडिडेट विश्वास। पर्थ जो HR मैनेजर है उसने किसको रिक्रूट किया, विश्वास को, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोमोटेड। गाइज यहाँ पे बात हो रही फ्रॉम द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही रिक्रूट किया। तो गाइज रिक्रूटमेंट की कई तरह की प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो यहाँ पे इंटरनली रिक्रूट किया है, एंड प्रमोटेड हिम टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। फॉर अनदर पोस्ट द मैनेजर पर्थ टुक हेल्प ऑफ द प्लेसमेंट एजेंसी। तो यहाँ पे बाहर से एजेंसी को हेल्प ली गई और सिलेक्ट किया गया सलीम को। पहले वाले केस में क्या किया गया था, पहले वाले में इंटरनली रिक्रूट किया गया था और सिलेक्ट किया गया था, अब प्रमोट किया गया था। अब सेकंड वाले केस में प्लेसमेंट एजेंसी की हेल्प ली गई है और सिलेक्ट किया है। आफ्टर 6 months पर्थ ऑब्जर्व दैट द विश्वास परफॉर्मेंस वाज मच बेटर देन द सलीम्स परफॉर्मेंस। जो बाहर से रिक्रूट किया था एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट थी, उसके कंपैरेटिव इंटरनल जो पर्सन था उसकी परफॉर्मेंस बेटर थी। तो विश्वास वाज लेस क्वालिफाइड सलीम, वो लेस क्वालिफाइड भी था। हैंस पर्थ डिसाइडेड इन फ्यूचर दैट उसके लिए नॉट टू मेक एनी अपॉइंटमेंट विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड सोर्सेज। तो ये उसने डिसाइड किया। तो ओवरऑल इस जो केस स्टडी से हमें 2-3-4 बातें पता चली। एक तो जो HR मैनेजर है उसने इंटरनली रिक्रूट किया और पर्सन को अपॉइंट किया, उसको पोस्ट में प्रमोशन भी दी। तो उसने आफ्टर 6 month एनालाइज किया उसके वर्क को, तो फाइंड किया गया कि इंटरनल रिक्रूटमेंट बेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ से उनको एम्प्लॉयज़ को नॉन होता है। एम्प्लॉयज़ नॉन होने के साथ साथ उन्होंने बेटर वे से उसको मतलब परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। तो दूसरी जो रिक्रूटमेंट की गई थी वो एक्सटर्नल एजेंसी से की गई थी, लेकिन उसके कंपैरेटिव चाहे वो क्वालिफाइड था लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे सही नहीं थी। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन, अब पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच पर्थ वुड हैव टेकन द अबाउट डिसीजन। पर्थ ने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर वो इंटरनल जो प्रोसेस है यानी इंटरनल रिक्रूटमेंट है दैट विल बी इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट को फॉलो करेंगे, ना कि एक्सटर्नल को। तो उसके कौन से रीजंस हैं, 4 रीजंस हैं वो बताएं। तो गाइज यहाँ पे 4 रीजंस, तो यहाँ पे इंटरनल रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस आपने बताना है। तो सबसे पहला तो पार्ट यही आएगा कि जो मेन फायदा क्या हुआ इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्सेज का, उसका है कि एक तो अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मिल जाता है, मतलब आपकी कंपनी में ही आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मिल जाता है, बढ़िया सा एम्प्लॉय मिल जाता है। ये बाहर से पता नहीं होता कि बाहर से जो रिक्रूट किया है वो सही पर्सन भी है कि नहीं, ये एक बेनिफिट है। सेकंड जो बेनिफिट है कि उसको असेस करना बेटर हो जाता है। असेसमेंट का जो प्रोसेस है, असेसमेंट यहाँ पे मैं स्पेल थोड़ा कर देता हूँ, यस असेसमेंट जो की जा सकती है वो बेटर की जा सकती है और एवेल्युएशन भी की जा सकती है टाइम टू टाइम। सेकेंडली जो है कि स्किल डेवलपमेंट, यहीं पे इन हाउस हो तो उसकी स्किल डेवलपमेंट का भी फायदा होता है क्योंकि वो पहले से ही डेवलप्ड है
और उसकी डेवलपमेंट को यूज किया गया। मतलब जैसे इस केस में विश्वास इंटरनल रिक्रूटमेंट की गई, उसको प्रमोशन की गई क्योंकि विश्वास पहले ही स्किल्ड था और टास्क को बेटर वे से परफॉर्म करने में सक्षम था, इसलिए वो बेटर परफॉर्म कर रहा था। और आउटसाइड से जो सिलेक्शन की गई थी वो बेटर वे नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो बेटर वे से परफॉर्म इसलिए नहीं कर सका क्योंकि वो ज्यादा था नहीं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय नहीं था, तो ये भी कारण आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन का बेटर आंसर और भी आप लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपने एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। तो कॉस्ट भी बचती है इंटरनली रिक्रूट करने में, बाहर की एजेंसी को हायर करेंगे तो और बहुत सारा पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एजेंसी को पे करना पड़ेगा और सिलेक्शन प्रोसेस भी टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो ये आप एडवांटेजेस इसमें लिख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट केस स्टडी पे जंप करते हैं। केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 क्या कहती है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज हायर्ड 2000 बसेस। तो गाइस यहाँ पे 2000 बसेस की बात हो रही है हायर्ड, तो ये बेसिकली एक तरह का स्टाफिंग का कंसेप्ट है। यस, तो यहीं से आइडिया लग जाएगा। फॉर देयर डिफरेंट रूट्स फॉर द पैसेंजर्स ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसीज। इन ऑर्डर टू फिल वैकेंसीज से ही पता चल जाएगा कि स्टाफिंग की बात हो रही है, ठीक है। इट एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर द सेम। बहुत सारे एप्लीकेशंस आए और कंपनी हैज टू नाउ अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, तो अब कंपनी क्या करे? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सिलेक्ट करनी है। आइडेंटिफाई द बेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे गाइज हमें बेस्ट प्रोसेस बतानी है, कौन सी बेस्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी जो है अच्छे एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सके। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे इस केस स्टडी में थोड़ा सा ये है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट कंपनी जब रिक्रूटमेंट करेगी तो उसमें कौन किस तरह के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे गाइज आपने फर्स्ट 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस है वो बताना है। सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह आप मतलब जो आपने कोई भी केस स्टडी है, कोई भी केस स्टडी जब भी आप फेस करेंगे तो उसमें केस स्टडी के आपने टॉपिक को समझना है, टॉपिक को समझते हुए आपने उसके आंसर्स को देना है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से मतलब निकल के आते हैं पॉइंट्स वो बता देता हूँ। आपने 6 स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बताना है। तो कौन कौन से 6 स्टेप्स होंगे वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेसिकली 6 स्टेप्स जो आते हैं, 6 स्टेप्स यहाँ पे पूछे गए हैं सिलेक्शन में। तो गाइज सिलेक्शन में 6 स्टेप आपने बता देने, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट के आपके पास रिज्यूम्स आए हैं, आपने उन रिज्यूम्स में से स्क्रीनिंग करनी है, राइट पर्सन्स को निकालना है, कुछ अनएक्सपीरियंस भी होंगे वो उनको छोड़ देना है। तो दूसरा जो प्रोसेस होता है दैट विल बी सिलेक्शन टेस्ट। जो भी पोस्ट होती है उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है, एक टेस्ट रखा जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स की हमारे पास एप्लीकेशन आ जाए कंपनीज में। तो सेकंड स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट। टेस्ट में से जो क्वालिफाई करेंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट जो हमने टेस्ट में सिलेक्ट किए कैंडिडेट जिन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, उस तरह के क्वेश्चंस को सिलेक्शन टेस्ट के बेस पर इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉल किया जाता है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप आता है उनकी बैकग्राउंड चेक की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। बैकग्राउंड चेक में बेसिकली उनमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनकी बैकग्राउंड देखी जाती है कि क्या वो राइट पर्सन्स हैं, क्या वो जॉब करने में सक्षम हैं, क्या वो इस तरह का टास्क हैंडल कर सकते हैं, बैकग्राउंड में वो उन्होंने काम किया है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह चेक किया जाता है। तो नेक्स्ट जो आता है सिलेक्शन, उसमें आता है सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। सिलेक्शन डिसीजन में बेसिकली डिसाइड कर लिया जाता है कि इस पर्सन को रखना है या नहीं रखना है। अमंग द कैंडिडेट जो भी पास होते हैं टेस्ट में, इंटरव्यू में और रेफरेंस चेक में, जो पहले तीनों स्टेप्स में जो पहले चारों स्टेप्स में जो पास हो जाते हैं उनमें से सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। बेसिकली द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर लिए जाते हैं यहाँ पे। और सिलेक्शन बिकॉज ये चेक की जाती है सिलेक्शन की कौन सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और कौन सा न्यू पर्सन सही टास्क परफॉर्म कर पाएगा बेटर वे से। नेक्स्ट जो आता है 6th स्टेप दैट इज जॉब ऑफर।
तो जैसे ही सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि राइट पर्सन यही है, तो वो 6 जो स्टेप है वो परफॉर्म कर दिया जाता है कि उनमें जॉब का ऑफर कर दिया जाता है। तो इस जो केस स्टडी थी, इस केस स्टडी में पूछा गया था कि फर्स्ट 6 स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में आपने पहले 6 स्टेप बताने हैं। पहला स्टेप आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें स्क्रीनिंग की जाती है, बहुत सारे बायोडाटा में से आधे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, कुछ रख लिए जाते हैं। फिर सिलेक्शन का टेस्ट लिया जाता है, सिलेक्शन टेस्ट में टेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनरी तैयार की जाती है। बहुत सारे प्रोसेस है जिससे टेस्ट लिया जाता है, बहुत सारे मेथड है। तो वो टेस्ट में से स्क्रीनिंग की जाती है कि कौन से बेस्ट वन है। स्क्रीनिंग करने के बाद टेस्ट में जो पास हुए कैंडिडेट उनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होते हैं उनकी बैकग्राउंड चेक की जाती है, बैकग्राउंड उनका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है। जब ये सारी प्रोसेस में से पास हो जाते हैं कैंडिडेट, उसमें से फिर सिलेक्ट किया जाता है और सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है और एंड पे उनको जॉब ऑफर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो गाइस ये था केस स्टडी जो मैंने आपको स्टाफिंग चैप्टर से केस स्टडी आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपने ये वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा और आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी वीडियो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉमर्स रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और आपको कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।